अब इसराइल चाहे कितना भी रौद्र रूप दिखा ले, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, अपनी जिद पर अड़ने का स्वांग करे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल को हमले बंद करने पड़े हैं। यूनाइटेड नेशंस का बयान भी आ गया है कि 23 जून मंगलवार वो दिन था जिस दिन ना तो इसराइल ने साउथ लेबनान पर हिजबुल्लाह पर अटैक किया और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से कोई एक्शन हुआ, यानी पूरे दिन उस खित्ते में अमन रहा, शांति रही। 2 मार्च को ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बीच हिजबुल्लाह भी कूद पड़ा था और तब से 22 जून तक एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी रहा। यहाँ तक कि ईरान अमेरिका पीस डील का जब मसौदा तय हो रहा था तो ईरान ने साफ कह दिया था कि वो डील को तभी मानेगा जब लेबनान में हिजबुल्लाह पर इसराइल के हमले रुकेंगे। अमेरिका ने भी बहुत प्रेशर बनाया, लेकिन पीएम नेतन्याहू बजिद थे, मान ही नहीं रहे थे। हिजबुल्लाह भी साउथ लेबनान में इसराइल की हर जुर्रत का भरपूर जवाब दे रहा था और कई बार हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने वीडियो पैगाम में कहा भी कि हिजबुल्लाह हथियार डाल देगा, ये बात भूल जाओ। अपनी जमीन की रक्षा के लिए हिजबुल्लाह लड़ेगा, आखिरी सांस तक लड़ेगा, चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाए। यही वजह रही कि जंग चलती रही लेबनान और नॉर्थ इसराइल के बीच, कभी ज्यादा कभी कम। कभी हिजबुल्लाह अटैक कर रहा था तो कभी इसराइल, कभी इसराइल के फौजी मारे जा रहे थे तो कभी हिजबुल्लाह के लड़ाके, कभी इसराइल के हमलों से साउथ लेबनान में इमारतें गिर रही थी तो कभी सिविलियन की जानें जा रही थी। लेकिन 23 जून को ये सब रुका रहा। इसकी वजह ईरान की फील्डिंग रही। स्विट्जरलैंड में जब ईरान अमेरिका के दरमियान बात हो रही थी तो ईरान का डेलीगेशन इसलिए भी उठकर बाहर निकल गया था क्योंकि इसराइल लेबनान पर हमले रोक नहीं रहा था। और तो और बाद में स्विट्जरलैंड से ओमान की तरफ रवाना हो रहे डेलीगेशन के एक अहम प्रतिनिधि मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने चलते प्लेन में मीडिया को बताया था कि हम लोग बीच बैठक से उठकर इसलिए चले गए थे क्योंकि ट्रंप का धमकी वाला बयान आया जिसमें कहा गया था कि ईरान अगर अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को रोकता नहीं है तो हम ईरान पर दोबारा हमला करेंगे और जो लोग स्विट्जरलैंड से आए हैं ईरान की तरफ से वो भी जिंदा नहीं लौट पाएंगे। ये सुनने के बाद ईरान के डेलीगेशन ने वहां मौजूद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से कहा कि जो डील हो रही है उसका पहला ही पॉइंट है कि एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के दुश्मनी वाले बयान नहीं दिए जाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल ट्रंप इसराइल को समझा नहीं पा रहे थे, इसलिए ईरान पर खींच उतार रहे थे और कह रहे थे कि ईरान हिजबुल्लाह को समझाए। इसके बाद इस डील के मीडिएटर पाकिस्तान और कतर ने उन्हें समझाया कि बातचीत चलती रहनी चाहिए। फिर सहमति बनी कि लेबनान के इशू पर इसराइल को रुकना पड़ेगा। लेबनान का मुद्दा ईरान के लिए बेहद अहम मुद्दा है। जब तक ये नहीं सुलझेगा ईरान आगे की बात करेगा ही नहीं। हिजबुल्लाह को ईरान किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर जब ट्रंप से पूछा गया मीडिया के जरिए कि नेतन्याहू तो मान नहीं रहे हैं, तब ट्रंप ने ये कहते हुए बात को हल्का कर दिया कि मैं उन्हें समझा लूंगा, मुझे नेतन्याहू को समझाना आता है। इसका सीधा अर्थ यही था कि लेबनान पर हमले रोकना पड़ेगा, यानी ट्रंप अब नेतन्याहू को अपने तरीके से समझाएंगे। ईरान का ये प्रेशर काम आया और इसके बाद हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का बयान आता है कि ईरान हमारे लिए बहुत खास है, हम उसकी बात को सुनते हैं, ईरान अगर कहेगा तो हम हमले रोक देंगे। इसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से भी नॉर्थ इसराइल पर हमले पूरी तरह रोक दिए गए। तो फिलहाल लेबनान में घुसने का इसराइल का जो प्लान था उसे रोक दिया गया है। खबर ये आ रही है कि इसराइल अपने कुछ फौजी वापस बुला चुका है और आईडीएफ के और भी सैनिक वापस बुलाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि ये ईरान के दबाव का नतीजा होगा कि 60 दिनों के वक्फे में इसराइल को अपनी पूरी आर्मी लेबनान के करीब से हटानी पड़ जाए। अब हिजबुल्लाह और इसराइल में लड़ाई तभी हो सकती है जब ईरान और अमेरिका में डील टूट जाए, वरना इसराइल के हाथ ईरान ने बंधवा दिए हैं लेबनान में। चालीस दिनों की जंग में जीत और फुल जोश और जज्बे ने ईरान को वो ताकत और कुव्वत दी है जिसने उसे मिडिल ईस्ट में सिरमौर और एक लीडर के तौर पर खड़ा कर दिया है। लेकिन हालात से सबक लेते हुए ईरान अब एक कदम और आगे बढ़ाने की सोच रहा है।
जी हाँ, ईरान खित्ते में एक मजबूत ब्लॉक बनाना चाहता है। इधर दुनिया ईरान अमेरिका डील की खबरों पर तवज्जो देती रही, उधर इस डील के एक अहम सूत्रधार और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने एक ऐसी बात कह दी जो अमेरिका के तोते उड़ा देगी। उनका कहना है कि ईरान को अपने तरीके से चीन को इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि ईरान चीन के लिए सिर्फ एक ग्राहक और तेल का सप्लायर ही नहीं है, बल्कि चीन का लॉन्ग टाइम पार्टनर बन सकता है। ईरानी सत्ता के एक बड़े लीडर मोहम्मद गालिबाफ की ये बात बेहद संजीदा है। वो चीन के साथ ब्लॉक बनाना चाहते हैं। ब्लॉक के मायने होते हैं जब 2-3 देश मिलकर साथ में कोई काम करते हैं और एक लक्ष्य को, एक गोल को पाने के लिए साथ आते हैं। वो कहते हैं कि अब इस तरह का महाज बनाने की जरूरत ईरान के लिए आन पड़ी है। वो कहते हैं कि इस तरह का ब्लॉक या मोर्चा जब खित्ते में बनेगा तो 2 ऐसे देश उसमें होंगे जिन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और वो हैं ईरान और चीन। इन दोनों को रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल ईरान और इसराइल के बीच की जंग खित्ते में एक तरह की सर्वाइवल की जंग है, यानी दोनों एक दूसरे का खात्मा चाहते हैं। ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन इसराइल का वजूद ही नहीं मानता और इसराइल भी ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा खतरा मानता है। ईरान में आज भी ये मानकर चला जाता है कि जंग जारी है, ईरान जंग में ही है, और ईरान को ये एहसास हो गया है कि उसे अब एक मजबूत ब्लॉक की, एक मजबूत मोर्चे की जरूरत आन पड़ी है। दरअसल ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद एक विचार रहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन अब वो विचार बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं और एक नई सोच बन चुकी है। इसके लिए जंग के बाद के हालात भी जिम्मेदार हैं, और ये सच भी है कि अगर ईरान के एक बड़े लीडर गालिबाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई की इजाजत तो होगी ही होगी। हालांकि चीन भी एकला चलोरे पर चलता रहा है, वो ब्लॉक से दूरी भागता है। हाँ, पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकी है और उसकी वजह कारोबार है, सीपेक है, जबकि चीन बचता रहा है कि वो कहीं ऐसा ना दिखे कि वो अमेरिका के सामने कोई गुट तैयार कर चुका है। लेकिन ताज़ा सूरत हाल में चीन का रवैया भी बदला है। ट्रंप के चीन दौरे के दौरान चीन की साफ गोई रही हो या इसराइल की आक्रामकता को लेकर चीन से आ रहे बयान, 40 दिनों की जंग के दौरान भी ईरान और चीन में कोऑर्डिनेशन देखा गया। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि चीन ने ईरान को इंटेलिजेंस और तकनीक में मदद की थी। ऐसे में ये ब्लॉक अपने आप में परवान चढ़ रहा है। अब देखना होगा कि क्या ईरान की मंशा पूरी होती है, और अगर ऐसा हो गया तो खित्ते में अमेरिका इसराइल को एक बड़ा चैलेंज मिलने जा रहा है। अमेरिका चाहे सिर पटक ले, चाहे सब खत्म करने की कितनी भी धमकी दे ले, लेकिन सच्चाई तो यह है कि दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी दाल नहीं गली। जब डील पाए तकमील पर पहुंच गई, यानी अंतिम स्वरूप की तरफ बढ़ रही है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने शिगुफा छोड़ा था कि हम ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फीस नहीं वसूलने देंगे। लेकिन ईरान तो ईरान ठहरा, अमेरिका की बात इस कान से सुनी और उस कान से निकाल दी। स्विट्जरलैंड में अमेरिका से बात करने गया ईरानी डेलीगेशन अब सीधे वहां से ओमान पहुंच गया है। राजधानी मस्कट में उनका स्वागत हुआ और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मैनेजमेंट को लेकर सीधे ओमान से बात शुरू कर दी है। ईरान और ओमान को ही 60 दिनों के बाद हॉर्मुज संभालना है। न सिर्फ संभालना है बल्कि वहां से कमाना भी है, क्योंकि हॉर्मुज का एक छोर ईरान के कंट्रोल में है, जहां पासदारान इस्लाम यानी IRGC की नेवी समंदर में और फौजें पहाड़ों पर बैठी हुई हैं, जबकि हॉर्मुज का दूसरा सिरा ओमान की तरफ है। बीच में सऊदी ने भी एतराज जताया था कि आबनाए हॉर्मुज से कोई चार्ज ना वसूला जाए और उसे जंग से पहले वाली स्थिति में खोल दिया जाए। एक्सपर्ट कहते हैं कि अरब देश और अमेरिका ईरान को समझा देंगे और ईरान समझ जाएगा। ये नामुमकिन है। जंग में जीती हुई चीजें वापस नहीं की जाती। ये जंग में जीती हुई चीज है। जंग से पहले ईरान ने हॉर्मुज को कभी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उस पर हमला करके, सुप्रीम लीडर का कत्ल करके, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बड़े नेता और कमांडर मार के, मेनाब में 168 मासूम बच्चियों की हत्या करके कोई ये कहे कि हॉर्मुज पहले जैसा कर दो, ये अब मुमकिन नहीं है। इसलिए स्विट्जरलैंड में बात करके सैयद अब्बास अराक्ची और मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ओमान में हैं। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से आगे की रूपरेखा पर विचार किया जा रहा है। अब तो कमाने का टाइम आया है। ईरान के दुश्मनों ने खुद उसे कमाने का रास्ता दिया है और दुनिया के तेल गैस कारोबार की कमजोर नब्ज थमा दी है।
अब ईरान जब चाहेगा उसे दबा देगा। और कड़वी सच्चाई ये है कि 3 माह में भी जब अमेरिका इसराइल मिलकर होर्मुज छुड़वा नहीं पाए तो किसी और मुल्क की क्या बिसात। ईरान का डेलीगेशन ओमान के साथ होर्मुज पर धांसू कमाई की स्कीम शेयर कर रहा है। ईरान का टोल टैक्स वसूली वाला प्लान कई देशों को पसंद नहीं आ रहा था कि होर्मुज से रोज गुजरने वाले जहाजों से ईरान टोल चार्ज ले। तो अब ईरान ने इसका भी हल निकाला है, या यूं कहें कि होर्मुज पर नया फलसफा दिया है, टैक्स नहीं फीस का। सही सुना आपने, फीस, वो भी सर्विस के बदले, सेवाओं के बदले। ईरान ओमान के साथ मिलकर एक नया सिस्टम बनाना चाह रहा है। इस सिस्टम के तहत जहाज़ों से नेविगेशन, सुरक्षा और अन्य सेवाओं के बदले फीस ली जाएगी। फीस उन सेवाओं के लिए होगी जो ईरान और ओमान मिलकर मुहैया कराएंगे। इनमें नेविगेशन सपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, समुद्री सुरक्षा और प्रदूषण की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवाएं भी इसका हिस्सा हैं। होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान और ओमान के रीजनल वाटर के तहत आता है, इसलिए दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत इसके प्रबंधन का अधिकार हासिल है। जंग शुरू होने से पहले हर दिन 120 से 140 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते थे। इनमें से लगभग आधे तेल के टैंकर होते थे जो रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते थे। लेकिन मौजूदा तनाव के बाद इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही कम हो गई थी और अब अगले 2 माह में इसे फिर से बहाल किया जा रहा है। इस बीच ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGSA नाम की एक संस्था भी बनाई है जो होर्मुज स्ट्रेट में होने वाली गतिविधियों की निगरानी करेगी और रियल टाइम अपडेट जारी करेगी। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का गठन पिछले महीने ही ईरान में किया गया था। अब अमेरिका और बाकी देश कुछ भी कहते रहें, लेकिन ईरान अपना काम अंजाम दे रहा है और होर्मुज में अपने अरब पार्टनर ओमान के साथ मिलकर डंके की चोट पर अपने प्लान को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका और बाकी अरब देश लकीर पीटते रह गए और ईरान होर्मुज पर अपना शिकंजा मजबूत कर चुका है। यही मौजूदा दौर की सच्चाई है और अमेरिका और इसराइल के हमला करने की जुर्रत का नतीजा, जिससे दुनिया प्रभावित होती रहेगी हमेशा।